जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस पर फैमिली में। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होगा करंट अफेयर्स में, साथ ही में हम स्टैटिक्स जीके पर भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, इस समय स्टैटिक जीके में पॉलिटी और साथ ही में हम हिस्ट्री का चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में अंत तक लगे रहें और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान देकर, दोस्तों आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करने से हमारा भी मनोबल बढ़ता है। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? क्या 14 दिसंबर को, कि 10 दिसंबर, कि 7 दिसंबर, कि दोस्तों 11 दिसंबर को? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विद्युत मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा? विद्युत मंत्रालय के द्वारा 14 दिसंबर को, क्लियर है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। क्लियर है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को दोस्तों क्या मनाया जाता है? भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। और 11 दिसंबर को दोस्तों मनाया जाता है यूनिसेफ दिवस। तो इस तरीके से हमने आज 4 दिवस के बारे में जाना। क्लियर है? तो दोस्तों, दिवस को बिल्कुल भी आप अपने माइंड पे सेट कर लीजिए, क्योंकि इनसे भी प्रश्न, 1 या 2 प्रश्न हमेशा किसी न किसी परीक्षाओं में देखने को मिल ही जाता है। दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस फिल्म को गोल्डन ग्लोब अवार्ड, कौन सा दोस्तों? गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? क्लियर है? क्या RRR, कि कश्मीर फाइल्स, कि सिंघम, कि मणिकार्णिका? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, SS राजामौली, जान ही रहे हैं, SS राजामौली द्वारा निर्देशित फिल्म RRR, क्या दोस्तों? RRR को जनवरी 2023 में, कब? जनवरी 2023 में, ध्यान दीजिएगा, गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। दोस्तों RRR मूवी एक बहुत ही अच्छी मूवी साबित हुई और SS राजामौली के द्वारा, आप लोग बाहुबली नाम सुने होंगे फिल्म का, तो इन्हीं के द्वारा निर्देशित बाहुबली की गई थी और RRR भी इन्हीं की निर्देशन में किया गया था। क्लियर है? तो इन्हें जनवरी 2023 में क्या मिलेगा? गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिलेगा। क्लियर है? आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या बेंगलोर में किया जाएगा, कि चेन्नई, की मुंबई, की भोपाल? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्या 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन जो है दोस्तों भोपाल में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? भोपाल में की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, 15 दिसंबर 2022 से किस राज्य में काजिंद 2022 सैन्य अभ्यास शुरू होगा? क्या त्रिपुरा, कि नागालैंड, कि मेघालय, कि मिजोरम? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात मेघालय में क्या होगा? काजिंद 2022 सैन्य अभ्यास शुरू होगा। तो चलिए दोस्तों बताइए, ये जो सैन्य अभ्यास है किन 2 लोगों के बीच होगा? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में हो सके तो आप दे दीजिए। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट अर्थात क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई है? क्या G7 के द्वारा, कि G20 के द्वारा, कि UNO के द्वारा, कि दोस्तों यूनिसेफ के द्वारा? दोस्तों जानते हैं G7 में कुल कितनी कंट्री होती है? 7। तो
क्लाइमेट इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब की स्थापना जो है दोस्तों G7 के द्वारा की गई है। G7 में कुल कितनी कंट्रियां होती हैं? 7 कंट्रियां होती हैं। कौन कौन सी होती है दोस्तों? कनाडा होता है, क्लियर है, और फ्रांस होता है, जर्मनी होता है, इटली होता है, क्लियर है, और जापान होता है, यूके है और USA है, क्लियर है। तो इस तरीके से ये 7 देश जो है G7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है WTA ने क्या WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 किसे नॉमिनेट किया गया है? कि कतेरीना सिनाकोवा को, कि ईगा स्विएटेक, कि झेंग किनवेन, की तात्याना मारिया। दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात ईमा स्विएटेक को ध्यान दीजिएगा WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 से नॉमिनेट किया गया है, क्लियर है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 आपको रोज़ की तरह होमवर्क दिया जाएगा। दोस्तों अपना क्वेश्चन सुनिए और आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? क्या गांधीनगर में किया गया, कि अहमदाबाद, कि गुरुग्राम, कि गांधीनगर? 2 बार आ गया, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है जेरेमी फर्रार को किस संगठन में मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है? क्या UNO, कि WHO, कि ILO, कि ISRO, क्लियर है, इसरो यानी। दिव्या TS, क्या दिव्या TS ने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? तो इस तरीके से इन तीनों प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में दोस्तों देना है, क्लियर है। और साथ ही में जो बच्चा नहीं जानता है इन 3 प्रश्न का आंसर, वो कमेंट बॉक्स को पढ़कर आसानी से आंसर प्राप्त कर लेगा। हालांकि सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देने का प्रयास करेंगे, क्लियर है। और साथ ही में आप लोग ध्यान दीजिएगा, लाइक वाला बटन ज़रूर दबाइएगा, क्लियर है। तो चलिए दोस्तों, अब ये हमारा जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन थे वो सभी समाप्त हो गए हैं। अब हम मिलेंगे हिस्ट्री के साथ, और हिस्ट्री का आज हमने जो लेक्चर लिया है, चैप्टर चुना है, वो है मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य आज हम फिनिश करने वाले हैं, मगध साम्राज्य पे जो भी राजवंश हुए। तो दोस्तों आप लोग वीडियो से लगे रहिए, और हम अब मिलेंगे किसके साथ है? हिस्ट्री के मगध साम्राज्य के साथ। दोस्तों हमने हिस्ट्री का एक बहुत ही प्यारा चैप्टर लिया है जिसका नाम है मगध साम्राज्य, क्योंकि मगध साम्राज्य से कई सारे क्वेश्चन हमें परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो से लगे रहिए और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, और साथ ही में हर एक पॉइंट को समझने का आप पूरा प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं मगध साम्राज्य की। तो मगध साम्राज्य की उदय की अगर हम बात करें दोस्तों, क्लियर है, तो मगध साम्राज्य का उदय की बात करते हैं। लेकिन इसके पहले हम ये जानेंगे कि मगध जो है ये कहाँ, कैसे, किस तरीके से, कहाँ से आया इसका, क्लियर है। सबसे पहले हम जानेंगे एक बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बौद्ध ग्रंथ है, क्या नाम है? अगुत्तर निकाय। तो बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय में, क्लियर है, 16 महाजनपदों की सूची देखने को मिलती है। महाजन पदों की सूची देखने को मिलती है। कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची देखने को मिलती है। 16 महाजनपद, आप लोग कन्फ्यूज हो रहेंगे कि ये महाजनपद आखिर क्या है। महाजनपद मतलब होता है एक प्रकार से राज्य, मान लीजिए, क्लियर है। तो 16 प्रकार के राज्यों का उल्लेख या 16 प्रकार के महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय में देखने को मिलता है, क्लियर है। एक और भी पॉइंट याद रखिए दोस्तों, जैन ग्रंथ है, क्लियर है,
जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ कौन सा है? भगवती सूक्त। क्या दोस्तों? भगवती सूक्त में भी 16 महाजनपदों की सूची देखने को मिलती है। क्लियर है? तो जैन ग्रंथ अगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद सूची, और बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची, और जैन ग्रंथ भगवती सूक्त में भी 16 महाजनपदों की सूची देखने मिलती है। वो 16 महाजनपद कौन थे दोस्तों? वो थे अंग, मगध, काशी, कौशल। क्लियर है? अंग, मगध है, काशी, कौशल, वज्र, मल्ल, चेदि, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज थे। तो इन 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कोई था तो वो था मगध साम्राज्य। क्लियर है? अब हमारे हिसाब से आपको पूर्ण रूप से समझ में आए तो 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली साम्राज्य या महाजनपद कौन था? वो था मगध साम्राज्य। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। मगध जो है दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं, आधुनिक बिहार देख रहे हैं तो आधुनिक बिहार के पटना था गया जिले में ये मगध स्थित था। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं हो रहा। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के उदय के, क्लियर है, महात्मा बुद्ध के उदय के बहुत पहले बृहदत्त नाम का एक राजा था, क्लियर है, जिसने मगध साम्राज्य की स्थापना की। तो मगध साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? बृहद्रथ के द्वारा। ये पॉइंट याद रखे रहिए। तो मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ थे। क्लियर है? हालांकि बृहद्रथ की जब मृत्यु हो गई तो इनका पुत्र था जिसका नाम था जरासंध। क्या था दोस्तों? जरासंध। इसका उल्लेख महाभारत में भी देखने को मिलता है। तो जरासंध बहुत ही शक्तिशाली और प्रतापी राजा था। क्लियर है? तो इसने मगध के साम्राज्य को बहुत सारी ऊंचाइयों पे ले गया, लेकिन इसकी कोई अपनी संतान नहीं थी, जिसकी वजह से जब जरासंध की मृत्यु हुई तो धीरे धीरे मगध साम्राज्य क्या हो गया? कमज़ोर होने पड़ा। क्लियर है? उसके बाद ध्यान दीजिए दोस्तों, मगध पर ही ध्यान दीजिएगा, एक नए राजवंश जिसका नाम था हर्यक वंश। क्लियर है? तो हर्यक वंश की स्थापना हुई। तो हर्यक वंश के संस्थापक जो थे वो थे बिंबिसार। क्लियर है? कौन थे दोस्तों? बिंबिसार हर्यक वंश के क्या थे? प्रथम राजा थे। क्लियर है? तो दोस्तों मगध पर किस वंश की स्थापना हुई? हर्यक वंश की स्थापना हुई। तो हर्यक वंश का जो शासन काल था वो था 544 ईस्वी से 412 ईस्वी तक चला था। तो हर्यक वंश का जो शासन काल कितने से? 544 ईसा पूर्व से कितना दोस्तों? 412 ईसा पूर्व तक चला था। क्लियर है? तो ये भी पॉइंट याद रखी रहेगा। हालांकि डेट नहीं याद करेंगे प्राचीन इतिहास में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, डेट बहुत कम पूछता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट्स होते हैं डेट उसको याद रखी रहेगी दोस्तों। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में से एक मगध महाजन का उत्कर्ष एक साम्राज्य के रूप में हुआ। इसे भारत का प्रथम साम्राज्य होने का गौरव भी प्राप्त था। हर्यक वंश के अगर शासक की बात करते हैं दोस्तों, या हर्यक वंश के प्रथम राजा या संस्थापक की बात करते हैं तो वो थे दोस्तों बिंबिसार। क्लियर है? बिंबिसार के शासनकाल में हर्यक वंश का ध्यान दीजिए काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। तो बिंबिसार ने ध्यान दीजिएगा अपनी राजधानी किसे बनाया था? ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट पूछता है कि हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार, उन्होंने अपनी राजधानी किससे बनाया था? तो उन्होंने अपनी राजधानी दोस्तों राजगृह को बनाया था। किसको बनाया था? राजगृह को बनाया था। क्लियर है? कहीं कहीं राजगृह को गिरिब्रज के नाम से भी पुकार देते हैं। क्लियर है? तो कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, गिरि
ब्रज। क्लियर है? तो गिरिब्रज या राजगिरी दोनों एक ही है, तो इसको आप दिमाग पे सेट कर लीजिएगा। तो हर्यक वंश के जो शासक थे बिंबिसार, उन्होंने अपनी राजधानी किससे बनाया? गिरिब्रज या कोष्टक में राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया था। क्लियर है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करते हैं बिंबिसार। क्लियर है? बात करेंगे दोस्तों किसकी? बिंबिसार, यानी हर्यवंश के प्रथम राजा बिंबिसार की बात करें। क्लियर है? तो चलिए बिंबिसार के बारे में हम लोग जानते हैं। पहले हम यहाँ लिख देते हैं बिंबिसार। बिंबिसार। क्लियर है? तो ध्यान दी दोस्तों, बिंबिसार हर्यक वंश के प्रथम राजा थे। इनका जो शासन था वो 544 से 492 ईसा पूर्व तक था। कितना? 544 ईसा पूर्व से 400, ध्यान दीजिए दोस्तों, कितना? 492 ईसा पूर्व तक चला। क्लियर है? तो ये पॉइंट जानते हैं दोस्तों। और इसमें ये जानना है आपको, बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। तो हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा कौन था? वो था कौन? बिंबिसार था। क्लियर है? और दोस्तों इसमें ध्यान दीजिएगा, इसे श्रेणिक भी कहा जाता है, यानी बिंबिसार को ध्यान दीजिए दोस्तों श्रेणिक के नाम से पुकारते हैं। तो प्रश्न पूछता है किस श्रेणिक किससे कहा जाता है, यानी किस राजा को श्रेणिक के नाम से पुकारते थे? वो था बिंबिसार। क्लियर है? इतना समझ में आ गया आपको? और दोस्तों ध्यान दीजिए, यह गौतम बुद्ध का समकालीन था, यानी ये गौतम बुद्ध के भी विचारों पे चलने वाले व्यक्ति थे या राजा थे। क्लियर है? तो गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म को मानते थे। हर्यक वंश का प्रथम, यानी हर्यक वंश का क्या था? प्रथम राजा था। इसे श्रेणिक के नाम से भी पुकारा जाता था। क्लियर है दोस्तों? बिंबिसार ने, ध्यान दीजिएगा, अपने साम्राज्य का जो विस्तार था विवाह के माध्यम से किया। क्लियर है? इसने विवाह किया और दहेज में बहुत सारी संपत्ति इसे मिली और इस तरीके से इसके साम्राज्य का काफ़ी ज़्यादा मतलब एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ा इसके शासनकाल में। क्लियर है? दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, हमारे गांव मोहल्ले में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो शादी विवाह के माध्यम से अपने आप को क्या करते हैं? बहुत बड़ा बना लेते हैं। क्लियर है? यानी उनका बहुत ज़्यादा विकास हो जाता है। जहाँ कुछ नहीं होता है तो उनके पास बहुत कुछ हो जाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से दोस्तों बिंबिसार ने शादियाँ की और दहेज में बहुत सारी उसे संपत्ति मिली, जिससे उसके राज्य का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। क्लियर है? बिंबिसार जो था, ध्यान दीजिएगा, उसने पहली शादी, क्लियर है, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन, ध्यान दी दोस्तों, क्या था? प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से किया था। उन्होंने अपनी प्रथम विवाह, ध्यान दीजिएगा, प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से किया था। क्लियर है? अब जब विवाह किए तो उसमें उन्हें कुछ मिला, तो 1 लाख वार्षिक आय वाले काशी प्रांत को इसने क्या पाया? दहेज में पाया। कितना पाया दोस्तों? 1 लाख वार्षिक आय वाले, क्लियर है, क्या आय वाले वाराणसी, क्या पाया दोस्तों? 1 लाख आय वाले काशी प्रांत को। क्लियर है? काशी प्रांत को क्या पाया? दहेज में पाया। क्लियर है? तो इस तरीके से इसने क्या किया? शादी किया और दहेज में क्या पाया? काशी प्रांत पाया। क्लियर है? और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसने दूसरा विवाह वैशाली के लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री चेलना से किया। जब चेलना से किया तो इससे इसकी उत्तरी सीमा पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गई। क्लियर है? क्योंकि वहाँ के जो राजा थे वो थे, ध्यान दीजिएगा, चेटक ही थे। तो चेटक जो है, ध्यान दीजिएगा, अपने दामाद की रक्षा और उनकी कोई भी दिक्कत आती है तो उसको संभालने के लिए तत्पर ही रहेंगे। तीसरा विवाह दोस्तों मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा या खेमा के साथ हुआ। क्लियर है?
तो इस तरीके से 3 विवाह करके बिंबिसार जो है हर्यक वंश को काफ़ी ऊंचाइयों पर या हर्यक वंश के साम्राज्य को काफ़ी ज़्यादा विस्तार प्रदान किए। दोस्तों इनका एक पुत्र था जिसका नाम था अजातशत्रु। क्या नाम था दोस्तों? अजातशत्रु। इसके नाम में ही शत्रु शब्द छुपा है। ये अपने पिता की क्या कर दिया? हत्या किया था, ध्यान दीजिएगा। तो बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार की मगध की एक प्रकार से सत्ता छीनकर बिंबिसार को कहाँ डाल दिया दोस्तों? कारागार में डाल दिया। कहाँ डाल दिया था? कारागार में डाल दिया। और कारागार में डालने के बाद कुछ समय बाद इसने अपने पिता बिंबिसार की क्या कर दिया दोस्तों? हत्या कर दिया। क्लियर है? तो दोस्तों सबसे बड़ी खासियत ये है कि हर्यक वंश का जितने भी राजा हुए वो अपने पिता के कातिल ही थे। क्लियर है? इसीलिए इसे पितृहत्ता वंश के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? तो हर्यक वंश को पितृहत्ता वंश के नाम से भी जानते हैं क्योंकि जितने भी इसमें राजा हुए बिंबिसार को छोड़कर वो सभी क्या हैं? अपने पिता के कातिल थे। अजातशत्रु देखिए दिख रहा है, ये अपने पिता की क्या कर दिया? हत्या कर दिया। और हत्या करने के बाद अजातशत्रु, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये कहाँ बैठा? हर्यक वंश का राजा बन गया। क्लियर है? तो हर्यक वंश का द्वितीय राजा कौन था दोस्तों? वो था अजातशत्रु। आइए दोस्तों अजातशत्रु के बारे में हम लोग जानते हैं। क्लियर है? पॉइंट को समझते रहिएगा। तो अजातशत्रु के बारे में हम लोग समझते हैं। तो अजातशत्रु ध्यान दिए दोस्तों, ये बिंबिसार का पुत्र था, ये तो हमने बताया। तो बिंबिसार की हत्या करने के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु, ध्यान दीजिएगा, मगध का यानी हर्यक वंश का अगला शासक बना। इसे लोग कुड़िक कहते थे। इसे किस नाम से पुकारते थे? कुड़िक के नाम से इसे पुकारते थे, यानी कुड़िक कुड़िक कहकर ये ज़्यादा मतलब विख्यात था ये। क्लियर है? तो श्रेणी किसे कहा जाता है? बिंबिसार को। कुड़िक किसे कहा जाता है दोस्तों? वो कहा जाता है अजातशत्रु को। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अजातशत्रु ने, ध्यान दीजिएगा, विच्छदियों के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने युद्ध में इव्य मूसल, क्या दोस्तों? इव्य मूसल और तथा एक और था जिसका नाम था महाशिला कंटक नामक नए हथियार का प्रयोग किया था। महाशिला कंटक नामक नए हथियार का प्रयोग किया था। क्लियर है? तो इव्य मूसल और महाशिला कंटक नामक हथियार का प्रयोग कहाँ किया था? अजातशत्रु ने विच्छदियों के आक्रमण के भय से किया था। क्लियर है? इतना समझ में आया? इसी के शासनकाल में दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी किया गया। कहाँ किया गया? राजगृह में किया गया। तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन, ध्यान दी दोस्तों, वो किया गया अजातशत्रु के शासनकाल में। क्लियर है? तो इस पॉइंट को बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिएगा कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया? वो था अजातशत्रु के शासनकाल में। क्लियर है? यह जो संगीत का आयोजन हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में किया गया था। कहाँ किया गया दोस्तों? 483 ईसा पूर्व में कहाँ किया गया? राजगृह में किया गया था। क्लियर है? तो ये पॉइंट बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लिए दोस्तों कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो था अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। क्लियर दोस्तों? आशा है कि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? तो अजातशत्रु ने, अगर देखा जाए, अजातशत्रु जो था पुराणों के अनुसार 20 वर्ष तक ही शासन किया, लेकिन बौद्ध ग्रंथ के अनुसार देखा जाए तो 32 वर्ष तक इसने शासन। दोस्तों ये प्राचीन इतिहास है, बहुत ही पुराना ये इतिहास है। इसी कारण इसका जो डेट है वो पूर्ण रूप से क्लियर नहीं हो पाता है। क्लियर है? इसी कारण लोग अपना अपना अनुमान लगा के इसको बताते हैं। क्लियर है? तो बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार इसका एक पुत्र था।
क्लियर है, जिसका नाम था उदयन। कौन सा ग्रंथ है के अनुसार? बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार इसका एक पुत्र था जिसका नाम था उदयन। क्लियर है, क्या नाम था दोस्तों? उदयन। समझते रहिएगा। तो उदयन ने, ध्यान दीजिएगा, अजातशत्रु की क्या कर दिया था? हत्या कर दिया। क्लियर है, किसकी हत्या किया उदयन ने? अजातशत्रु यानी अपने पिता की हत्या किया। जिस तरीके से अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या किया था, ठीक उसी प्रकार से उदयन भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या। कारण कुछ भी हो सकता है, राज के लिए हो सकता है, कोई भी कारण होगा। देखिए, कोई ना कोई जरूर कारण होता है जिसकी वजह से ये सब कार्य होता है। तो इस तरीके से उदयन ने अपने पिता किसकी हत्या कर दिया? अजातशत्रु की क्या कर दिया? हत्या कर दिया और स्वयं हर्यक वंश का अगला शासक बन बैठा। क्लियर है, तो अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, ये भी आपने दिमाग पे सेट कर लीजिए। क्लियर है, तो इस तरीके से ये मगध वंश हमारा चलता रहा। अब हम बात करेंगे दोस्तों उदयन के बारे में। तो दोस्तों उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दिया। अब क्या होगा? उदयन जो होगा हर्यक वंश का अगला शासक बनेगा। तो चलिए दोस्तों उदयन के बारे में हम लोग जानते हैं। क्लियर है, तो एक बार आप लोग बता दीजिए मगध वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी से बताएंगे। बृहदत्त था। क्लियर है, मगध वंश का दूसरा शक्तिशाली प्रतापी राजा कौन था? वो था जरासंध। मगध साम्राज्य पर प्रथम राजवंश कौन था? वो था हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? वो था बिंबिसार। हर्यक वंश अपनी राजधानी किसको बनाया? राजगृह या गिरिब्रज को बनाया। किसे श्रेणी के नाम से पुकारा जाता है? वो पुकारा जाता है बिंबिसार। बिंबिसार ने अपने राज के विस्तार के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया था? वो था वैवाहिक पद्धति को। क्लियर है, बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो उसका पुत्र अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु को लोग कुड़िक के नाम से पुकारते थे। अजातशत्रु की हत्या किसने किया? तो अजातशत्रु की एक औलाद थी यानी पुत्र था जिसका नाम था उदयन। उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी है। क्लियर है दोस्तों, आशा है कि पॉइंट आपको हर चीज़ समझ में। तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन दोस्तों वो हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। क्लियर हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। आइए दोस्तों उदयन के बारे में जानते हैं। तो उदयन के बारे में जानते हैं दोस्तों। उदयन जो था ये अजातशत्रु का बेटा था, जानते ही हैं। उदयन ने एक बहुत ही बड़ा काम कर दिया। क्लियर है, इसने गंगा और सोन नदी के संगम पर, क्लियर है, तो कहाँ दोस्तों? गंगा एवं सोन, कौन नदी दोस्तों? सोन नदी के संगम पर, क्लियर है, एक शहर को बसाया जिसका नाम था पाटलिपुत्र। तो गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर को क्या किया? इसने बसाया। क्लियर है, हालांकि शुरुआती तौर पर ध्यान दीजिएगा इसे कुसुमपुरा की, एक प्रकार से कुसुमपुरा के नाम से जानते हैं। क्लियर है, तो कभी कभी ऐसा पूछा जाता है गंगा एवं सोन नदी के संगम पर उदयन ने कुसुमपुरा, क्या दोस्तों? कुसुमपुरा की स्थापना की। यही कुसुमपुरा बाद में चलकर पाटलिपुत्र हो गया और फिर आगे चलकर पटना के नाम से जाना गया। क्लियर है, तो पटना शहर को किसने बसाया था? तो ये उदयन ने ही बसाया था। क्लियर है, तो इस पॉइंट को बिल्कुल दिमाग में दोस्तों रख लीजिए क्योंकि इससे प्रश्न बहुत सारे पूछ चुके हैं, मतलब पूछा जा चुका है। क्लियर है, और दोस्तों उदयन ने अपने शासनकाल में राजगृह के स्थान पर इसने अपनी राजधानी बदल दी। कहाँ रख दिया? पाटलिपुत्र। तो ध्यान दिए दोस्तों, बिंबिसार और अजातशत्रु ने अपनी राजधानी किससे बनाया था? राजगृह। क्लियर है, लेकिन जब उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर कुसुमपुरा यानी पाटलिपुत्र को बसाया तो राजगृह से अपनी राजधानी को कट करके
इसने अपनी राजधानी किससे बनाया दोस्तों, ये पटना को बना दी, यानी पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी ले गए। तो पॉइंट आप समझ गए, क्लियर है। आइए दोस्तों फिर आगे भी हम लोग जानते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार, कौन सा ग्रंथ दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार बात करेंगे। तो बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार उदयन का एक पुत्र था जिसका नाम था नागदशक। क्या दोस्तों, नागदशक था। हाँ, इसके नाम में ही नाग शब्द छुपा है। अब ये अपने पिता को डसने वाला है, क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा, उदयन का पुत्र था जिसका नाम था नागदशक। इसने 444 ईसा पूर्व में उदयन की क्या कर दिया, हत्या कर दिया। किसकी हत्या करे दोस्तों, उदयन की हत्या कर दिया, क्लियर है। देख रहे हैं दोस्तों, हर एक पुत्र अपने बेटे का मतलब हत्यारा निकल रहा है। बिम्बिसार को छोड़कर जितने भी राजा हुए हर एक वंश से, सब अपने पिता के कातिल ही हुए, क्लियर है। तो नागदशक ने क्या कर दिया, उदयन की हत्या कर दिया और स्वयं मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठ गया। लेकिन दोस्तों ये अयोग्य था। जो लोग अयोग्य होते हैं, क्लियर है, तो जानते ही हैं इसका फ़ायदा कोई दूसरा उठाएगा ही। आप अपने पड़ोस में ही देखते होंगे, जो बच्चे, जिस घर के बच्चे आवारा होते हैं, काम धाम नहीं करते हैं, घूमते टहलते रहते हैं दिन भर, उन्हें घर से कोई लेना देना नहीं है, घर का भी सामान वो जाके मार्केट में बेच देते हैं, तो इसका फ़ायदा पड़ोसी क्या करता है, उठा लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके घर की बर्बादी शुरू हो जाती है, क्लियर है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, तो एक प्रकार से मतलब नागदशक की क्या कर दिया दोस्तों, नागदशक ने अपने पिता उदयन की क्या कर दिया, हत्या कर दिया और स्वयं साम्राज्य की गद्दी पर बैठ गया। दोस्तों नागदशक को दर्शक के नाम से पुकारते हैं, इसे दर्शक के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से दोस्तों, दर्शक के नाम से जाना जाता है, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद हम बात करेंगे शिशुनाग वंश की, लेकिन इसमें भी हम नागदशक की कुछ हिस्ट्री को जानते हैं। उदयन का एक सेनापति था, ध्यान दीजिएगा, उदयन का एक सेनापति था, क्लियर है। सेनापति का क्या नाम था, आप लोग जानते ही होंगे, हालांकि नाम सुने होंगे, जिसका नाम था शिशुनाग था। क्या था दोस्तों, शिशुनाग। अब देखिए ये मौके का फायदा उठा रहा है, क्लियर है। तो उदयन का सेनापति कौन था, शिशुनाग था, क्लियर है। शिशुनाग ने मगध के सिंहासन पर अधिकार कर लिया, क्लियर है। मगध के सिंहासन पर अधिकार करके शिशुनाग वंश की क्या कर दिया, स्थापना। नागदशक को क्या कर दिया, भगा दिया मार के, क्लियर है। क्योंकि अब जानते ही, हमने बताया भी कि जब बच्चा नालायक होता है तो इसका लाभ जो होता है पड़ोसी उठा लेता है, क्लियर है। उसी तरीके से बच्चा ये नालायक था नागदशक, तो इसका फायदा इसी का सेनापति यानी इसके पिता का सेनापति शिशुनाग ने उठाया, क्लियर है। तो शिशुनाग ने, ध्यान दीजिएगा, शिशुनाग वंश की स्थापना की, यानी हर्यक वंश की नींव को उखाड़कर उसी स्थान पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। किसके द्वारा, शिशुनाग ने, क्लियर है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी दिमाग से सेट कर ली दोस्तों। अब हम बात करेंगे मगध पर दूसरा राजवंश अर्थात शिशुनाग वंश की, क्लियर है। शिशुनाग वंश, क्लियर है। तो हम बात करने चल रहे हैं किस वंश की, शिशुनाग वंश की बात करेंगे, क्लियर है, ऐसे मान सकते हैं। तो शिशुनाग वंश का जो शासनकाल था वो 412 से 344 ईसा पूर्व तक था। कितना, 412 ईसा पूर्व से, क्लियर है, कितना, ध्यान दीजिए दोस्तों, 344 ईसा पूर्व तक, 344 ईसा पूर्व तक यानी शिशुनाग वंश का शासन चला था। शिशुनाग वंश, ध्यान दीजिए दोस्तों, हमने बताया कि उदयन का जो सेनापति था शिशुनाग ने मगध के सिंहासन पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया और शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो दोस्तों शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे, स्वयं शिशुनाग था,
क्लियर है? कौन था दोस्तों? स्वयं शिशुनाग था। क्लियर है? शिशुनाग को नंदी वर्धन भी कहा जाता है, कहीं कहीं इसका नाम नंदी वर्धन भी बताया गया है। क्लियर है? तो ये भी जानते रहिए कि शिशुनाग को नंदी वर्धन के नाम से पुकारते हैं या जानते हैं। क्लियर है? शिशुनाग वंश के शासन काल में जो राजधानी थी पाटलिपुत्र से बदलकर कहाँ ले जाई गई? वैशाली ले गई। तो इसके शासन काल में पाटलिपुत्र से राजधानी कहाँ पहुँच गई दोस्तों? वैशाली पहुँच गई। क्लियर है? कहाँ पहुँच गई दोस्तों? वैशाली पहुँच गई। यानी शिशुनाग वंश के राजधानी जो थी वो थी पाटलिपुत्र नहीं बल्कि वैशाली थी। क्लियर है दोस्तों? शिशुनाग ने अवंत तथा वत्स राज्य पर क्या कर लिया दोस्तों? अधिकार करके उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो शिशुनाग के बाद इसका पुत्र आया जिसका नाम था कालाशोक। क्या दोस्तों नाम था? कालाशोक। आइए दोस्तों कालाशोक के बारे में हम लोग समझते हैं। कालाशोक का जो शासन काल था वो 395 से 366 मानते हैं कुछ लोग, हालांकि डेट पे मत जाइए। क्लियर है? क्योंकि ये आपको भ्रमित ही करता रहता है, तो आप कहानी पर फोकस दीजिए बस। तो कालाशोक की बात करते हैं दोस्तों, तो शिशुनाग के पश्चात शिशुनाग के पश्चात कालाशोक यानी शिशुनाग वंश का अगला शासक बना। दोस्तों इसे अशोक के नाम से भी लोग कहीं कहीं कभी कभी पुकारने लगे हैं। क्लियर है? तो अशोक के नाम से भी इसे पुकारा जाता था। तो कालाशोक को अशोक के नाम से भी पुकारा जाता है। क्लियर है दोस्तों? इसे यानी कालाशोक को काकवण, क्या दोस्तों? काकवण के नाम से भी पुकारते हैं। तो पॉइंट समझते रहिएगा कि शिशुनाग के बाद, क्लियर है, शिशुनाग वंश का अगला शासक कौन हुआ? अशोक बना। अशोक को कालाशोक या काकवण के नाम से भी जानते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर है? इसने अपने शासनकाल में अपनी राजधानी राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र कर दिया। क्लियर है? तो इसने अपने की राजधानी कहाँ? राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र कर दिया। इसी के शासनकाल में ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 100 वर्ष बाद, कितने दोस्तों? 100 वर्ष बाद कालाशोक के शासनकाल में 10वें वर्ष 383 ईसा पूर्व में क्या हुआ? द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? ये हुआ था किसके? कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। क्लियर है? कहाँ हुआ था? ये वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ दोस्तों? वैशाली में हुआ था। क्लियर है? तो कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया, वो भी 383 ईसा पूर्व में किया गया था। क्लियर है? आशा है कि आपको समझ में हर एक पॉइंट आ रहा होगा। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार देखा जाए तो इसने 28 वर्ष तक शासन किया। इस वंश का अंतिम शासक दोस्तों पंचनग था। क्या दोस्तों? पंचनग था। क्लियर है? तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? पंचनग। पंचनग की धोखे से हत्या किया था महापद्मनंद ने। क्लियर है? महापद्मनंद ने किया था। तो महापद्मनंद ने पंचनग की क्या कर दिया था? धोखे से क्या कर दिया? हत्या कर दिया। और क्या हुआ दोस्तों? ये क्या हुआ? शिशुनाग वंश के पर अपना अधिकार कर लिया। शिशुनाग वंश के नींव को उखाड़कर वहाँ पर नंद वंश की स्थापना की थी। किसने? महापद्मनंद ने। लेकिन दोस्तों इसके पीछे एक कहानी है। क्लियर है? आइए जानते हैं। पहले हम जानेंगे महापद्मनंद कैसे किस तरीके से ये षड्यंत्र रचा था। महापद्मनंद, हालांकि हमने आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा, महापद्मनंद का जो पिता था, ध्यान दीजिएगा, वो था नाई। क्लियर है? और माता जो थी दोस्तों वेश्या थी। क्लियर है? पॉइंट समझते रहिएगा।
महापद्मनंद जो था दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर था। क्लियर है, ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता था। क्लियर है। शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था जिसका नाम है पंचनग। क्लियर है। इसकी एक पत्नी थी। क्लियर है। तो महापद्मनंद ने इसकी पत्नी को अपने प्रेम के माया जाल में क्या कर लिया था, फंसा लिया था। सिर्फ मकसद यही था कि कैसे हम यहाँ का यानी शिशुनाग वंश का राजा बनूं। क्लियर है। या शिशुनाग वंश की नींव को कैसे उखाड़ दूं। क्लियर है। वहाँ पर अपने वंश की स्थापना करूं। क्लियर है। यही इसका मेन लक्ष्य था। तो इस तरीके से पत्नी को अपने वश में किया था। महापद्मनंद पत्नी से यानी पंचनग की पत्नी से सारा राज क्या करता था, लेता था और इसकी सारी कमजोरियों को जान लिया और मौका पाकर पंचनग की क्या कर दिया दोस्तों, हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद इसने क्या हुआ, मगध पर ध्यान दीजिएगा एक नए राजवंश नंद वंश की स्थापना किया। क्लियर है। कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो दोस्तों नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद्मनंद था। क्लियर है। महापद्मनंद ने किस वंश की स्थापना की थी, नंद वंश की स्थापना की थी। क्लियर है। दोस्तों एक पॉइंट यहाँ आपको और रखना है याद, पुराणों के अनुसार महापद्मनंद के 8 पुत्र थे। कितने पुत्र थे दोस्तों, 8 पुत्र बताए जाते हैं पुराणों के अनुसार। तो पुराणों के अनुसार महापद्मनंद के कितने पुत्र थे, 8 पुत्र थे, जिसमें से ज्येष्ठ पुत्र सुमात था। क्या दोस्तों, ज्येष्ठ पुत्र कौन था दोस्तों, सुमात्य था। क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा सुमात्य था। और यहाँ पर एक पॉइंट ये रखना है दोस्तों, जिसे धनानंद यानी सुमात को धनानंद के नाम से भी पुकारते हैं, धनानंद के नाम से पुकारते थे। तो सुमात को हम किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, धनानंद के नाम से पुकारते हैं। ध्यान दोस्तों, धनानंद के शासनकाल में, किसके, धनानंद के शासनकाल में ही चाणक्य को अपमानित किया गया। यानी धनानंद ने चाणक्य को अपनी राज्यसभा में बहुत ज़्यादा अपमानित किया था। उसी समय चाणक्य ने धनानंद के सामने प्रण लिया कि मैं एक दिन तुम्हारे इस घमंड को चूर करके तुम्हारे इस विशाल साम्राज्य का नष्ट कर दूंगा। तो उसी समय से चाणक्य जी एक ऐसे योद्धा की तलाश में थे जो उनके सपने को साकार कर सके। तो बाद में मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य से जब हुआ तो चाणक्य ने उन्हें सारी विद्या अपनी दी और जिसकी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को युद्ध में पराजित कर दिया और उसे मारकर वहाँ पर एक नए राजवंश, किस वंश की स्थापना की दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना किए थे। क्लियर है। तो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को किसने पराजित किया था, तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। क्लियर है। नंद वंश को ध्यान दीजिएगा ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज कहा, यानी नंद वंश को या ग्रीक लेखकों ने क्या कहा है, अग्रमीज कहा है। क्लियर है दोस्तों, बिल्कुल समझना है। घनानंद के शासनकाल में जानते ही हैं 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। क्लियर है। नंद यानी नंद शासक जो थे जैन मत के पोषक थे। घनानंद ध्यान दीजिए दोस्तों, ये भी जैन धर्म को मानता था ही। क्लियर है। और धनानंद के शासनकाल में ध्यान दीजिए तो एक बहुत बड़ी सेना थी। धनानंद के शासनकाल में बहुत विशाल सेना थी दोस्तों। इसकी सेना में 2 लाख पैदल सैनिक मानते हैं कुछ लोग इतिहासकार, 20,000 घुड़सवार और 300 से 600 हाथियाँ थीं। क्या इतनी बड़ी सेना होने के बाद भी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से क्या हुआ, इस विशाल साम्राज्य को उखाड़ के फेंक दिया और वहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना किया दोस्तों। इसीलिए कहते हैं
कि अगर किसी भी युद्ध को जीतना है तो आप अपने बल का प्रयोग न करें बल्कि अपने बुद्धि का प्रयोग करेंगे। आपकी सेना भले कम होगी, आपकी संख्या भले ही कम होगी, लेकिन अगर आप बुद्धि से काम करेंगे तो जाहिर सी बात है आप विजयी जरूर होंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से दोस्तों हमने आज पूरे मगध साम्राज्य की चर्चाएं की, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझने का प्रयास किया और आप लोग भी पूर्ण रूप से अच्छे से समझें। क्लियर है? तो इस तरीके से दोस्तों अब मैं आप सबसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। तो दोस्तों बताइएगा ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में आंसर। मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सबसे पहला प्रश्न ये बताना है, मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? क्लियर है? किसने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर को बसाया था? पाटलिपुत्र शहर को बसाया था। तो किसने बसाया था दोस्तों? इस प्रश्न का आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर है? हर्यक वंश का प्रथम राजा कौन था? क्लियर है? किसे कुड़िक कहा जाता है? क्लियर है? प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? क्लियर है? प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? तो इस तरीके से इन सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर वही दे सकता है अपने मन से जिसने वीडियो को पूरा देखा है। क्लियर है दोस्तों? तो आप लोग हमारी मेहनत को बेकार मत करना, वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में वीडियो का लाइक वाला बटन दबा के जाना। और दोस्तों साथ में ध्यान दीजिएगा, कमेंट में इन प्रश्नों का आंसर लिखना मत भूलना। तो दोस्तों कल हम मिलेंगे हिस्ट्री के एक नए लेक्चर जिसका नाम होगा सिकंदर। क्लियर है? सिकंदर का आक्रमण देखेंगे। और दोस्तों अभी हम चर्चा करने वाले हैं किस पर? ध्यान दीजिएगा, वो चर्चा करेंगे पॉलिटी पर। अगर समय होगा तो चर्चा होगी, नहीं होगा समय तो हम कल देखेंगे। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों आज हम पॉलिटी में जो चर्चा करेंगे वो होगी संविधान की सूचियों पे होगा। क्लियर है? तो संविधान की सूचियों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया? हमने आपको बताया था 12 अनुसूचियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों बताइए आप लोग, संविधान की कौन सी अनुसूची में इन सूचियों का वर्णन किया गया? यानी 3 संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख देखने को मिलता है। तो वो मिलता है 7वीं अनुसूची में। तो भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की बात कही गई है। क्लियर है? और ध्यान दिए दोस्तों, इसी अनुसूची में 3 सूचियों का भी उल्लेख देखने को मिलता है। वो 3 सूचियां कौन सी हैं आइए जानते हैं दोस्तों। तो वो 3 सूचियां हैं, पहला है संघ सूची। क्लियर है? दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है दोस्तों समवर्ती सूची। समवर्ती सूची दोस्तों इसे फालतू मत समझिएगा कि ये फालतू आ गया है, किसी काम का नहीं है ये लेक्चर। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाभदायक साबित होगा परीक्षाओं में। क्लियर है? क्योंकि इससे प्रश्न हमेशा पूछते रहते हैं। तो दोस्तों संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? वो है संसद को। तो संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? वो है विधान मंडल को। क्लियर है? तो विधान मंडल क्या होता है? राज्य सूची पर अपना कानून बनाता है। समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार किसे होता है? संसद और विधान मंडल दोनों को प्राप्त है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये पॉइंट जानते हैं, संसद और विधान मंडल
इन दोनों को क्या है, समवर्ती सूची में कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। क्लियर है। तो कुछ यहाँ पर भी ये प्रश्न पूछता है कि संघ सूची में यानी मूल जब समय था या मूल एक प्रकार से संघ सूची में मूल विषय कितने थे, यानी शुरुआत में तो 97 विषय रखे गए थे, लेकिन वर्तमान समय में 100 हो गए हैं क्या, शायद आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर मैं गलत बोला हूँ। और राज्य सूची में कुल कितने विषय थे दोस्तों, मूल यानी शुरुआती तौर पे तो वो थे 66 विषय थे। कितने दोस्तों, मूल में कितने थे, 66 विषय थे, और वर्तमान में शायद हो गए हैं 61 हो गए हैं। ये आप लोग बताइएगा, सही मैं बता रहा हूँ गलत। और संघवर्ती सूची में दोस्तों मूल जब यानी संविधान बना था उस समय 47 विषय थे, और वर्तमान में कितने हो गए हैं दोस्तों, 52 हो गए हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से इस विषय को भी जानते रहिएगा, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछता है कि वर्तमान समय में समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं, तो 52 विषय पूरे हैं। और राज्य सूची में 61 विषय हैं। क्लियर है। और संघ सूची में जानते ही हैं 100 विषय हैं। तो इस तरीके से इस पॉइंट को याद रखिए दोस्तों। क्लियर है। आइए हम लोग जानते हैं कि संघ सूची में क्या क्या है और राज्य सूची में क्या क्या होते हैं। दोस्तों सुरक्षा, यानी सुरक्षा जो है ये किस सूची का विषय है, तो ये सूची ये किसका भी है दोस्तों, संघ सूची का विषय है। स्टॉक मार्केट हुए, विदेशी मामले हुए, क्लियर है, युद्ध हुआ, अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई और बैंकिंग हुआ, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, किसके हैं, संघ सूची के विषय हैं। तो लिख देता हूँ दोस्तों, आप लोग समझ लीजिए। स्टॉक मार्केट, क्लियर है, बैंकिंग, क्लियर है, जनगणना और दोस्तों और पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय संधि, क्लियर है, अंतर्राष्ट्रीय संधि, क्लियर है। और दोस्तों इसमें विदेशी ऋण बैंकिंग, क्लियर है, विदेशी ऋण, क्लियर है, बैंकिंग, क्लियर है। ये सभी विषय क्या है, संघ सूची के विषय हैं। और राज्य सूची के विषय जैसे कृषि हुआ, क्लियर है, तो कृषि क्या है दोस्तों, राज्य सूची के विषय है। पुलिस भी क्या है, राज्य सूची का विषय है। ध्यान दीजिएगा, पुलिस किस सूची का विषय है, राज्य सूची। जेल, न्यायालय, सिंचाई, ये सब याद रखिए दोस्तों। जेल हुआ, न्यायालय हुआ, क्लियर है, सिंचाई हुआ, ये भी क्या है, सिंचाई भी ध्यान दीजिए दोस्तों, ये भी राज्य सूची का विषय है। यानी इस पर कानून कौन बनाता है, राज्य सरकार यानी विधानमंडल बनाता है। क्लियर है। पंचायती राज, भू राजस्व, लोक स्वास्थ्य, क्लियर है, पंचायती राज, क्लियर है, भू राजस्व, क्लियर है, राजस्व और लोक स्वास्थ्य, ये सभी क्या हैं, राज्य सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची के विषय जैसे शिक्षा हुआ, शिक्षा किस सूची का विषय है, तो वो है समवर्ती। इस पर कानून क्या होता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बनाते हैं। मजदूर संगठन हुआ, जनसंख्या नियंत्रण हुआ, क्लियर है, मजदूर संगठन हुआ, जनसंख्या नियंत्रण हुआ, क्लियर है, ये सभी क्या हैं, समवर्ती सूची के विषय हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग हुआ, और इसके बाद जंगल हुए, क्लियर है, जंगल, क्लियर है, और राष्ट्रीय जल मार्ग, ये सभी दोस्तों किसके विषय हैं, ये समवर्ती सूची के क्या हैं, विषय हैं। ये जानते रहिए। तो प्रश्न पूछता है किस सूची का विषय है, तो कृषि राज्य सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण यानी जनसंख्या नियंत्रण किस सूची का विषय है, तो वो है समवर्ती सूची। और जनगणना किस सूची का विषय है, तो वो है दोस्तों संघ सूची का विषय है। तो इस तरीके से इससे प्रश्न हमें देखने को बराबर के मिलते रहते हैं। क्लियर है। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है, क्योंकि थोड़ा लेक्चर बड़ा हो रहा है, थोड़ा जल्दीबाजी से हो रहा है काम। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन इस पर भी मैं आपको देता हूँ, बताइएगा आंसर जरूर। कि प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा,
अंतरराष्ट्रीय नदियाँ, अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आ जाएगा अंतरराष्ट्रीय नदियाँ। क्लियर है? किस सूची का विषय है? किस सूची का विषय है? विषय है संघ सूची का विषय है कि राज्य सूची का है कि समवर्ती सूची का है? क्लियर है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। एक प्रश्न और मैं आपसे पूछूंगा, क्लियर है? वो है, ध्यान दे दोस्तों, युद्ध। क्या? युद्ध किस सूची का विषय है? सूची का विषय है। क्लियर है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर कहाँ देना है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ये कॉमन सेंस है, क्योंकि अगर बड़ा काम हो तो समझ लीजिए कौन होगा? केंद्र के अंदर होगा, यानी संघ सूची का विषय। थोड़ा छोटा होगा तो राज्य सूची, उससे भी छोटा होगा तो राज्य और केंद्र दोनों संभालेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर है अब समाप्त होता है। आशा है कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।